मैं अपने पुस्तक गूंज की कहानी ब्लैक एग का पार्ट वन आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। मैं सुनील तिवारी। सभी बंधुओं को मेरा प्रणाम। आज से करोड़ों वर्ष पूर्व जब पृथ्वी पर मृत्यु का आगमन हुआ तो उस दौरान घोर सन्नाटा छा गया। उस दौरान सारे संसारी जीव गहरी नींद में सो गए, अनेकों वर्ष तक सोते ही रह गए। प्रकृति के आचरण में सभी सुरक्षित थे। उसी दौरान पृथ्वी पर समय का अभाव था। सभी ग्रहों में चुंबकीय ऊर्जा की वजह से एक दूसरे से समीप थे। ऐसी ही अनोखी घटना पृथ्वी ग्रह के साथ भी घटा। इस ग्रह के समीप काला ग्रह आता है। उस ग्रह में अद्भुत काले कीड़म रहते हैं। ये कीड़े अपने ग्रह से बाहर निकलते पृथ्वी ग्रह में प्रवेश करते हैं। उसी दौरान ब्रह्मांड में अनोखी ऊर्जा का आविर्भाव होता है। उसी ग्रहों में अनोखी ताकत आ जाती है। प्रत्येक ग्रहों में ऊर्जा का भाव भिन्न भिन्न था। पृथ्वी ग्रह की ऊर्जा इतनी तेज थी कि इसके अणुओं में चमक विद्यमान था। इसी चमक की वजह से अद्भुत काले कीड़ों को यहाँ से भागना पड़ता है। काले कीड़े भागते हुए काला ग्रह में प्रवेश करते हैं। उसी दौरान एक काला नुकीला अंडा छूट जाता है। सभी ग्रहों में ऊर्जा का भिन्न भिन्न प्रभाव की वजह से एक दूसरे के प्रति विक्षोभ उत्पन्न हो जाता है, जिससे सभी ग्रह एक दूसरे से दूर चले गए। तारे जो नजदीक थे वे भी दूर चले गए। आखिरकार थोड़ी ही क्षण में अनोखी ऊर्जा की वजह से प्रकृति में जीवन ऊर्जा का संचार होता है। पृथ्वी ग्रह के जीवधारी प्राणी जो सैकड़ों वर्ष से सोए हुए थे, सबके सब जाग जाते हैं। उस वक्त पृथ्वी का हृदय कहा जाने वाला मरु पर्वत, जो हिमालय का बड़ा भाई कहा जाता था, यही वह स्थान है जब काल का आगमन होता है। सभी दिव्य पुरुष इसी पर्वत में हजारों वर्ष से सोए हुए थे। ऐसा इसलिए हुआ कि काल तत्वों में मिलन में हजारों वर्ष लग गए। तब जाकर यह अदृश्य हो गया। अदृश्य होते ही जीवन ऊर्जा का संचार हुआ। पूर्व देश के राजा तेजस्वी का आंख खोलते ही खुशी का इजहार करते हुए रानी से कहते हुए तेजस्वी, रानी पवित्री, न जाने कितने वर्षों बाद पृथ्वी पर पुनः जीवन ऊर्जा का आगमन हुआ है। आज प्रकृति को मुस्कुराते हुए पुनः देख रहा हूँ। पवित्री, हाँ राजन, जब संसार में काल का आगमन हुआ तो प्रकृति भी सो गई थी। आज हजारों वर्ष बाद भी पुनः अपनी आंखें खोल दी, लेकिन अब से काल का आगमन हो चुका है। सभी जुधारी जन्म मृत्यु के बंधन में बन चुके हैं। इतना कहते हुए रानी महल से झुककर बाहर की तरफ देखते हुए, पवित्री, अरे वाह, कितना अलौकिक दृश्य है। तेजस्वी, सचमुच, न जाने कितने वर्ष बाद पुनः सूर्यदेव ब्रह्मांड को प्रकाशित कर रहे हैं। पवित्री, राजन, ऐसा महसूस हो रहा है जैसे शरीर में अद्भुत ऊर्जा का संचार हो रहा है। तेजस्वी, ब्रह्मांड में नई ऊर्जा का संचार हो रहा है, इसलिए जीवधारकों को उस ऊर्जा का अनुभव हो रहा है। इतना कहते हुए राजन तेजस्वी रानी पवित्री के साथ में दरबार में पहुंचते हैं। सभी दरबारीगण जय जयकार का नारा लगाने लगते हैं। तत्पश्चात राजन रानी सिंहासन पर विराजमान होते हैं। उसी दौरान राजन सभागण को समझाते हुए, तेजस्वी, सब कुछ काल के अधीन हो चुका है। हम सब जन्म मृत्यु के बंधन में बन चुके हैं, लेकिन डरने की कोई जरूरत नहीं है। ये तो माध्यम है एक शरीर से दूसरे शरीर में जाने की, यानी मृत्यु शरीर परिवर्तन है। लेकिन ध्यान रहे, अब भी हमारे अंदर व्यक्त परमात्मा रूपी अंश विद्यमान है, जो अमर है। जिसे अपने उस स्वरूप का पहचान होगा वही परमात्मा में समा जाएगा। उसी दौरान रानी पवित्री स्त्रियों को समझाते हुए, पवित्री, ध्यान रहे, मन को शांत रखना, विषयों के प्रति आसक्त न होना, केवल अपने अंतःकरण में स्थित रहना। उसी दौरान रानी पवित्री स्त्रियों को समझाते हुए उसी दौरान पुनः जय जयकार होने लगती है। तभी राजन मंत्री सुखांतु का आवाज देते हुए, तेजस्वी, मंत्री सुखांतु, सुखांतु, जी महाराज,
तेजस्वी, आज तपोवन में मैं भ्रमण करना चाहता हूँ, तत्काल प्रबंध किया जाए। सुखांतु, जी महाराज। तत्पश्चात मंत्री सुखांतु सेनापति वीरभद्र के पास जाते हैं। देखते ही सेनापति कहते हुए, वीरभद्र, कहिए मंत्रीवर, कैसे आना हुआ? सुखांतु, सेनापति, महाराज तपोवन का भ्रमण करना चाहते हैं, तत्काल प्रबंध किया जाए। तभी सेनापति ताली बजाते हुए ताली की आवाज सुनते ही वो सैनिक अंदर प्रवेश करते हैं। सेनापति वीरभद्र सैनिकों को आदेश देते हुए, वीरभद्र, जाओ, तत्काल रथ का प्रबंध करो। इतना कह मंत्री के साथ सीधे महाराज के पास पहुंचते हैं। फिर झुकाकर प्रणाम करते हुए, वीरभद्र, महाराज की जय हो। चलिए, महाराज, सारा प्रबंध हो चुका है। तेजस्वी, बस थोड़ी देर और तेज आता ही होगा। तब तक दरबारीगण आवाज देते हुए राजकुमारी तेज पधार रहे हैं। उसी दौरान रानी पवित्री, लो, नाम लेते ही तेज बेटा आ गया। पास आते ही झुककर प्रणाम करते हुए राजकुमार तेज, पिताजी, काफी प्रबंध है, कहीं जाने की तैयारी है? तेजस्वी, हाँ बेटा, अपने राज्य का भ्रमण करते हुए सीधे तपोवन चलेंगे। इतना कहते हुए महाराज रानी के साथ कदम बढ़ते हुए सीधे रथ के पास पहुंचते हैं और भ्रमण के लिए प्रस्थान करते हैं। सारे प्रजागण फूल माला से राजन का स्वागत करते हैं। तभी महाराज रानी से एक कहते हुए, तेजस्वी, देखा रानी, लोगों की मुस्कुराहट क्या कह रहा है कि पुरुपुर की स्थिति बहुत बेहतर है। पवित्री, हाँ राजन, मैं इस वृक्ष को देख रही हूँ जिससे आनंद रूपी फल लगे हुए हैं। तब तक मरु पर्वत के आखिरी छोर पर स्थित तपोवन के समीप पहुंचते हैं। ये वही दिव्य वन है जिसके प्रत्येक वृक्ष के फलों से रोशनी निकलती थी। ऐसा इसलिए कि तपोवन पृथ्वी के गर्भ में स्थित था। जो ही राजन और नजदीक पहुंचते हैं, देखते ही नुकीले कांडे अंडे से कालीनुमा प्रकाश निकल रहा था। ये देख राजन मंत्री सुखांतु से, तेजस्वी, मंत्री, ये अद्भुत काला अंडा आखिरकार किस जीव का हो सकता है? सुखांतु, महाराज, अभी हम जायजा लेकर आते हैं। अंत सेनापति वीरभद्र, मंत्री सुखांतु, राजकुमार तेज अंडे के समीप पहुंच हाथ से छूते ही मंत्री जी का हाथ बिल्कुल काला हो जाता है। ये देख मंत्री सुखांतु, ये क्या, मेरा हाथ तो बिल्कुल काला हो गया। वीरभद्र, जरूर, इस काले अंडे से अद्भुत राज छिपा है। तभी राजकुमार तेज, इस अंडे का राज जानने के लिए इसे अपने साथ ले चलना होगा। वीरभद्र, हाँ राजकुमार, यही मेरा भी मत है। आखिरकार काला अंडा लेकर महाराज के पास पहुंचते हैं और देखते ही महाराज तेजस्वी, ये तो अत्यंत अद्भुत अंडा है, कहीं इसके अंदर खतरनाक जानवर तो नहीं? पवित्री, हो भी सकता है। उसी दौरान महाराज की नजर मंत्री सुखांतु के हाथों पर पड़ती है। तेजस्वी, ये क्या मंत्री सुखांतु, तुम्हारा हाथ तो बिल्कुल काला हो गया। सुखांतु, महाराज, काला अंडा को छूने मात्र से मेरा हाथ बिल्कुल काला हो गया। तेजस्वी, आखिर इस काले अंडे का राज क्या हो सकता है? तेज, पिताजी, मैं चाहता हूँ इस अंडे को महल ले चलिए। वीरभद्र, हाँ महाराज, राजकुमार का कहना ठीक ही है। तेजस्वी, ठीक है, इसे ले चलिए। आखिरकार काले अंडे नुमा छड़ की सहायता से किसी तरह महल लेकर पहुंचते हैं। उसी दौरान महाराज समझाते हुए, तेजस्वी, जैसे इसमें कोई परिवर्तन हो, मुझे तुरंत सूचना दी जाए। इतना कहते हुए महाराज अपने कक्ष की तरफ बढ़ते हैं। उसी दौरान मंत्री सुखांतु सेनापति वीरभद्र को समझाते हुए, सुखांतु, सेनापति, इसे किसी विशेष संदूक में रख महल के गुप्त स्थान में रख दिया जाए, हमारे समझ से यही उत्तम होगा। वीरभद्र, हाँ मंत्रीवर, यही ठीक होगा। तब तक राजकुमार तेज, जब तक शालिका से वैज्ञानिक कार्तिकेय वापस न आ जाए, तब तक इस पर विशेष नजर रखी जाए। वीरभद्र, राजकुमार, निश्चित रहिए, अब इसकी सुरक्षा हम खुद करेंगे। अंततः काला अंडा को विशेष संदूक में रख गुप्त स्थान पर सुरक्षित रख दिया जाता है। उस दौरान सेनापति अपने सैनिकों को समझाते हुए, वीरभद्र, प्रताप, इसकी पूरी जिम्मेदारी मैं तुम्हें सौंपता हूँ। प्रताप, जी महाराज।
इतना कह सेनापति वीरभद्र आराम करने के लिए अपने कक्ष में चले जाते हैं। जैसे ही मध्य रात होती है, उस अद्भुत काले अंडे से अजीब आवाज क्रिक क्रिक करके निकलने लगती है। तत्पश्चात प्रताप इसकी सूचना देने के लिए सेनापति वीरभद्र के पास पहुंचते हैं। शोरगुल सुनते ही सेनापति वीरभद्र की नींद खुल जाती है। उसी दौरान घबराते हुए प्रताप, सेनापति जी, उस अंडे से अजीब आवाज निकल रहा है। वीरभद्र, क्या आवाज निकल रहा है? आखिरकार सेनापति जल्दी जल्दी अपने कदमों को बढ़ाते हुए सीधे उस अद्भुत अंडे के पास पहुंचते हैं। भयानक आवाज सुन सबके सब भौचक्के रह जाते हैं। उसी दौरान सेनापति वीरभद्र, प्रताप, मुझे अनहोनी खतरे की आशंका हो रही है। प्रताप, हो ना हो, इसके अंदर कोई खतरनाक जीव ही है। अच्छा होगा इस पर जल्द ही विचार किया जाए। वीरभद्र, तुम्हारा कहना ठीक ही है। इतना कहते हुए सेनापति वीरभद्र अपने कक्ष की तरफ चले जाते हैं। आज सुबह होते ही सब के सब राज दरबार में उपस्थित होते हैं। तभी महाराज सेनापति की तरफ देखते हुए तेजस्वी, कहिए वीरभद्र, क्या खबर है? तत्पश्चात अपने आसन से उठ खड़े होकर झुक कर प्रणाम करते हुए सेनापति कहते हुए, वीरभद्र महाराज, कल मध्यरात में उस काले अंडे से अद्भुत आवाज निकल रही थी और ऐसे वक्त पर रंग भी बदल जाता है, काला से लाल हो जाता है। तब तक मंत्री सुखांतु, इससे पहले कि हम सब किसी मुसीबत में पड़ जाए, अच्छा होगा इस अंडे को पुनः तपोवन में छोड़ दिया जाए। तभी राजकुमार अपने स्थान पर खड़े हो तेज, ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है। यदि आप लोग को भय लगता है तो इसकी जिम्मेदारी मुझ पर सौंप दो। वीरभद्र, राजकुमार तेज, यहाँ तो भय का प्रश्न ही नहीं उठता है, इसलिए अपनी दृष्टि को भय की तरफ न ही ले जाए तो बेहतर होगा। तेज, मैं देख रहा हूँ भय रूपी घोड़ों को आप ही चारा दे रहे हैं। वीरभद्र, मैं जानता हूँ चारा देने वाला अकेला मैं ही हूँ या कोई और भी है। आखिरकार टीका टिप्पणी सुन मंत्री सुकांतो हाथ उठाकर शांति रखने का इशारा करते हुए, सुकांतो देखिए, बेवजह विवाद से कोई फायदा नहीं। इतना कहते हुए राजकुमार तेज की तरफ बढ़ते हुए मंत्री सुकांतो, राजकुमार, सेनापति वीरभद्र का कहना ठीक ही है, वो अंडा हमारे लिए घातक हो सकता है। तभी महाराज आश्वासन देते हुए तेजस्वी, मंत्री सुकांतो, तुम्हारे विचार से मैं सहमत हूँ। अच्छा होगा वो काला अंडा आज ही तपोवन में छोड़ दिया जाए। ज्यों ही इतना कहते हैं, ते हुए सैनिक प्रताप घबराते हुए दरबार में पहुंचते हैं। प्रताप, महाराज, काला अंडा धीरे धीरे फट रहा है। इतना सुनते ही अपने स्थान से खड़े हो घबराते हुए महाराज तेजस्वी, क्या फट रहा है? आखिरकार सब के सब तत्काल काला अंडा के पास पहुंचते हैं। अंतर देखते ही देखते सब लोगों के सामने ही काला अंडा धीरे धीरे फट जाता है। उस दौरान हजारों छोटे छोटे काले नुकीले अंडे निकलने लगता है। ये देख महाराज घबराते हुए, तेजस्वी, इतनी ज्यादा संख्या में अंडे, इससे पहले कि कोई हानि हो, इसे यहाँ से दूर ले जाइए। जो ही महाराज इतना कहते हैं, ते ही छोटे अंडे भी फटने लगते हैं। ये देख राजकुमार तेज, अरे ये क्या, काले छोटे अंडे भी फट रहे हैं। ये देख सेनापति समझाते हुए, वीरभद्र, अच्छा होगा सबके सब दूर हो जाइए। अंततः सबके सब दूर खड़े हो जाते हैं और देखते ही देखते अंडों से हजारों नुकीले काले कीड़े निकलने लगते हैं। ये देख मंत्री सुकांतु, अरे इतनी संख्या में ये काले कीड़े, अब क्या होने वाला है? ज्यों ही महाराज इतना कहते हैं, त्यों ही छोटे अंडे भी फटने लगते हैं। ये देख राजकुमार वीरभद्र, घबराने की कोई बात नहीं है, शीशे के संदूक से ये कीड़े बाहर आ ही नहीं सकते। उसी दौरान महाराज तेजस्वी, अच्छा मौका है, संदूक को तुरंत यहाँ से ले जाइए। वीरभद्र, हाँ, यही उत्तम होगा, सैनिकों जल्दी करो। उसी दौरान राजकुमार तेज घबराते हुए, तेज, अरे ये क्या, संदूक से कीड़े बाहर निकल रहे हैं। आखिरकार संदूक को चालते हुए कीड़े बाहर निकलने लगते हैं। उस दौरान सैनिकगण कीड़े के चपेट में आ जाते हैं, ऐसे चालने लगते हैं जैसे बालू के महीन कण। ऐसी भयानक स्थिति देख सब के सब वहां से भागते हैं। उसी दौरान सेनापति वीरभद्र समझाते हुए, वीरभद्र, हिम्मत से काम लो, जल्द ही हम सब इस संकट से पार हो जाएंगे। आखिरकार घबराते हुए पूर्ववासी चीखने चिल्लाते हुए एक दूसरे से भिड़ते हुए इधर उधर भाग रहे थे। उसी दौरान राजकुमार तेज चिल्लाते हुए, तेज, प्रताप,
तत्क्षण इस दरवाजा को बंद करिए। प्रताप जी राजकुमार आखिरकार दरवाजे के पास पहुंच तुरंत बंद करता है, लेकिन देखते ही देखते एक खतरनाक कीड़े मोटे लोहे से युक्त दरवाजा को इस तरह चालते हैं जैसे यहाँ पर कुछ था ही नहीं। ये देख महाराज तेजस्वी सेनापति, इन कीड़ों से बचना अब नामुमकिन है। जल्द ही हमें यहाँ से जाना होगा। पुरवासियों को यहाँ से सुरक्षित निकालिए। अंततः सब के सब कीड़े महल को ऐसे नष्ट करते हैं जैसे यहाँ कोई बालू का ढेर हो। ऐसी भयानक स्थिति देख रानी पवित्री बेहोश हो जाती है। तभी राजन तेजस्वी संभालते हुए, तेजस्वी रानी पवित्री घबराइए मत, अपने आप को संभालिए, कुछ नहीं होगा। जल्द ही हम सब इस मुसीबत से पार हो जाएंगे। उस दौरान देखते ही देखते एक काले कीड़े जमी के अंदर घुसने लगते हैं। ये देख राजकुमार तेज, अरे ये क्या, कीड़े जमी के अंदर जा रहे हैं। वीरभद्र, अब इसके आतंक से बचना नामुमकिन है। ये कीड़े कब कहाँ से बाहर निकल जाए कुछ पता नहीं। आखिरकार जो भयानक स्थिति घटती है, ये देख सबकी रूह कांप उठती है, मानो मौत लपलपाते हुए जीभ से आकाश को चाट रही हो। घबराते हुए बादल इधर उधर भाग रहे हैं। अंततः ये कीड़े अनेक स्थानों से बाहर निकल आतंक मचाने लगते हैं। जो भी इनकी चपेट में आता वो बालू की तरह भुरभुरा कर देते। जहां जहां जमीन में घुसते वहां वहां की जमीन के तत्व नष्ट हो जाते। पूरा जमीन बालू की तरह भुरभुरा। तब तक भागते भागते सब के सब समुद्र के पास पहुंचते हैं। सदियों पहले वहां एक विशाल सीढ़ी नुमा पिंड था। उसी पिंड के सहारे गुप्त रास्ते से समुद्र के अंदर मौजूद स्वालिका देश का आगमन होता था। उस दौरान महाराज पुरुपुरवासियों को समझाते हुए, तेजस्वी पुरुपुरवासियों, हिम्मत रखिए, ईश्वर हमारे साथ है, हम सब की रक्षा करेंगे। देखना, जल्द ही हम सब इस मुसीबत से पार हो जाएंगे। उसी दौरान कीड़म को अपनी तरफ आते देख सेनापति वीरभद्र चिल्लाते हुए, वीरभद्र गुप्त रास्ते की तरफ भागिए। कीड़म यहाँ तक भी आ गए। अंततः सब के सब गुप्त रास्ते की तरफ भागते हैं, चीखते चिल्लाते हुए, सिर्फ इतना कहते हुए, हे प्रभु रक्षा कीजिए। आखिरकार कीड़ों के आतंक से हजारों प्रजागण मारे जाते हैं। बस कुछ ही लोग गुप्त रास्ते में प्रवेश कर पाते हैं। तत्पश्चात फाटक बंद हो जाता है, लेकिन ये भयानक कीड़े पीछा करते हुए गुप्त रास्ते के फाटक को चालते हुए प्रवेश कर जाते हैं। ये देख राजकुमार तेज चिल्लाते हुए, तेज जल्दी भागो, कीड़े यहाँ तक भी आ गए। तत्पश्चात सब के सब चीखते चिल्लाते हुए भाग रहे थे। गुप्त रास्ता जल से युक्त था, इसी वजह से सबको भागने में परेशानी हो रही थी। ये देख राजकुमार बार बार चिल्ला रहा था, जल्दी भागो, मौत हमारा पीछा करते हुए यहाँ तक आ गया। उस दौरान राजकुमार बार बार पीछे मुड़ के देखता कि कीले काड़े दीवार की सहायता से आगे बढ़ रहा था, लेकिन दीवार सीख युक्त होने के कारण कई कीड़े नीचे गिर गए और जल में गिरते ही ये कीड़े बर्फ की तरफ पिघल गए। ऐसी स्थिति देख राजकुमार को आश्चर्य हुआ कि अरे, जल में गिरते ही ये कीड़े पिघल गए, इसका मतलब जल से ही इन्हें नष्ट किया जा सकता है। सोचते हुए राजकुमार आगे बढ़ रहा था। अंततः कीड़े भी आगे बढ़ने में असफल हो गए, क्योंकि आगे की दीवार शीत युक्त होने के कारण कई कीड़े पिघल गए। अंततः कीड़े पीछे लौटने लगते हैं। ये देख मंत्री सुखांतु, सब के सब रुक जाओ, अब डरने की कोई जरूरत नहीं है, कीड़े पीछे लौट रहे हैं। तत्पश्चात सब के सब अपने कदमों को मंद करते हैं। उस वक्त भी ऐसे घबराए हुए थे जैसे एक दूसरे के चेहरे पर मौत का दर्शन कर रहे थे। आखिरकार थोड़े समय के लिए सन्नाटा छा जाता है। लोग धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। उस वक्त भी उनके होठ डर से कांप रहे थे। तब तक द्वारपाल इतनी संख्या में लोगों को आते देख तत्क्षण इसकी सूचना देने के लिए वैज्ञानिक कार्तिकेय के पास पहुंचते हैं। द्वारपाल, मालिक, काफी संख्या में लोग इधर ही चले आ रहे हैं। कार्तिकेय, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, यंत्रों की सहायता से जानकारी हो चुका है कि महाराज तेजस्वी पधार रहे हैं। इतना कहते हुए ज्यों ही बटन दबाते हुए फाटक खुल जाता है। तत्पश्चात महाराज तेजस्वी प्रजागढ़ के साथ स्वर्ग नगरी में कदम रखते हैं। पहले से आगवानी में वैज्ञानिक कार्तिकेय अपने पत्नी लिपिस्टिका के साथ
महाराज का अभिनंदन करते हुए। कार्तिकेय, महाराज की जय हो। शालिका नगरी में आप सबका स्वागत है। तेजस्वी, कार्तिकेय, मेरे होंठ अब तक कांप रहे हैं। न जाने ऐसा क्यों लगता है कि अब भी मौत मेरे पीछे खड़ा है। कार्तिकेय, महाराज, मैं कुछ समझा नहीं। तेजस्वी, पूर्व भयंकर संकट से घिरा है। लाखों लोग मौत रूपी काले कीड़े के शिकार हो गए हैं और अब हमारा देश रेगिस्तान बन गया। अगर जल्द ही इन कीड़ों को मारा नहीं गया तो ये पृथ्वी की शक्ति को नष्ट कर देंगे। जहां तक नजर जाएगी वहां सिर्फ बालू के रेत ही नजर आएगा। कार्तिकेय, कौन से काले कीड़े? आखिर बात क्या है? तेजस्वी, अभी कुछ ही दिनों की बात है। एक दिन निकले थे प्रजागढ़ से मिलने के लिए। सो पुरुपुर की स्थिति की जायजा लेते हुए सीधे तपोवन चले गए। वहीं एक बड़ा काला अंडा मिला। सो महल ले गए। एक दिन अचानक उस अंडे से आवाज निकलने लगी। इस घटना को लेकर हम सब हैरान थे। उस दिन ये हुआ कि इसे पुनः तपोवन छोड़ दिया जाए, पर उसी शाम अंडा फट गया, जिससे हजारों छोटे काले अंडे निकलने लगे और देखते ही देखते सब कुछ नष्ट कर दिए। न जाने कितने लोगों को बालू की तरह नष्ट कर दिए। यही नहीं, बल्कि पुरुपुर नगरी को बालू का रेत बना दिए। ये कीड़े इतने खतरनाक हैं, यदि इन्हें जल्द ही मारा नहीं गया तो ये समूचे पृथ्वी को बालू का रेत बना देंगे और सदा सदा के लिए पृथ्वी के तत्व को नष्ट कर देंगे। कार्तिकेय, जब तक हम किसी एक कीड़े पर खोज नहीं करेंगे तब तक इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। आखिर इन कीड़ों के बारे में कुछ तो मालूम होना चाहिए। उसी दौरान राजकुमार तेज, मुझे एक विशेष बात मालूम है। जब ये काले कीड़े गुप्त रास्ता की दीवार के सहारे हमारा पीछा कर रहे थे, उस वक्त कई कीड़े पानी में गिर गए और गिरते ही ये पिघल गए। शायद यही कारण था कि दीवार सीख युक्त होने के कारण हमारा पीछा न कर सके। कार्तिकेय, हम जल्द ही एक विशेष प्रकार का पुतला बनाएंगे, जिसका आधा भाग नमक का और आधा भाग चंदन की लकड़ी का होगा। सुखांतु, पर इससे क्या लाभ होगा? कार्तिकेय, इस पुतले में इंसानी रक्त होगा और ऊपरी परत शीत युक्त होगा। ज्यों ही रक्त के महक से कीड़े इसमें प्रवेश करेंगे, शीत के कारण थोड़ा बहुत गल जाएंगे और तब इस पर खोज करना आसान होगा। तेजस्वी, जो भी करना जल्दी करिए, कहीं ऐसा न हो कि देर हो जाए। कार्तिकेय, ऐसा कुछ नहीं होगा। देखना, हम जल्द ही कामयाब हो गए। महाराज, आप निश्चित होकर विश्राम करिए। इतना कहते हुए वैज्ञानिक कार्तिकेय सीधे विशेष कक्ष में पहुंचता है। उसी दौरान लिपस्टिक को सलाह देते हुए कार्तिकेय, लिपस्टिक, आज ही पुतले का निर्माण हो जाना चाहिए। लिपस्टिक, मैंने ढांचा बनने के पहले ही बना लिया है, बस आप उसका निरीक्षण करिए। इतना कहते हुए ज्यों ही पत्थर रूपी चक्र को घुमाते हैं, त्यों ताबूत का दरवाजा खुल जाता है। अंतः पुतला का प्रारूप देखते ही वैज्ञानिक मुस्कुराते हुए, कार्तिकेय, वाह, जैसा मैंने सोचा था ठीक वैसा ही है। इतना कहते हुए सीधे दरबार में पहुंचते हैं। कार्तिकेय, महाराज की जय हो। तेजस्वी, कहिए क्या खबर है? कार्तिकेय, महाराज, पुतले का निर्माण हो चुका है। इतना सुनते ही महाराज अपने स्थान से उठ खड़े हो वैज्ञानिक कृतिका का अभिनंदन करते हुए। तेजस्वी, वाह कार्तिकेय, तुम नहीं जानते कि आज मैं कितना खुश हूँ। उसी दौरान पिताजी पिताजी कहते हुए अनी दरबार में पहुंचती है। कार्तिकेय, क्या हुआ बेटी? अनी, पिताजी, मंत्रीवर का पूरा शरीर काला पड़ गया। कार्तिकेय, क्या? तत्पश्चात सब के सब मंत्री सुकांतु के पास पहुंचते हैं। वैज्ञानिक कार्तिकेय की हालत देखते ही, कार्तिकेय, इन्हें कुछ नहीं हुआ है, घबराहट की वजह से बेहोश हुए हैं, अभी थोड़ी देर में होश आ जाएगा। उसी दौरान मंत्री को पत्नी आयुर्मा, आखिर क्या वजह है इस तरह शरीर का काला होना? कार्तिकेय, काला अंडा छूने की वजह से शुक्राणु चमकीले हो गए हैं, जिसकी वजह से इनके कोशिकाओं की लालिमा बढ़ गई है। इसी वजह से इनका शरीर काला पड़ गया है। इसका प्रभाव इनके वंशज में सदैव रहेगा। अब इसके आगे का भाग कहानी आपको पार्ट 2 में मिलेगा।